बच्चों आगे जो हमारा लेसन विद्युत धारिता वाला चल रहा है, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। तो जो संधारित्र होता है, संधारित्र क्या होता है? जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, इनके क्षेत्रफल समान होते हैं और जिन पर अपोजिट चार्ज होते हैं। तो ये हमारा क्या एक संधारित्र है। हमने बीच में एक परावैद्युत रख दी, तो इसका क्या काम होता है? देखो, प्रत्येक पदार्थ बच्चों क्या होता है? अणुओं से मिलकर बनता है और प्रत्येक अणु के परमाणुओं में जो क्या होता है? एक धनावेश होता है। जो अणु होते हैं उनके परमाणु में बीच में क्या होता है? हमारा धनावेश होता है। ये धनावेश है और इसके चारों ओर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो हमारे जो परावैद्युत पदार्थ हैं, इनके अणुओं के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होती है वो नाभिक से बहुत टाइटली बंधे होते हैं। तो ये नाभिक को अपनी कक्षा को छोड़कर नहीं जा सकते। जब किसी परावैद्युत पदार्थ की किसी पट्टी को हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं तो क्या होता है कि जो अणुओं के नाभिक जो होते हैं, पट्टी के अणुओं के जो नाभिक होते हैं संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ये जो हमारी संधारित्र की पट्टी है, इसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अणुओं के परमाणु, है ना। इस पट्टी के परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के परमाणु है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं और जो नाभिक होते हैं वो संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो ये सारे परमाणु हमारे क्या हो? इसी तरीके से अरेंज हो जाते हैं। ये भी तुम्हारा क्या है? इस पट्टी का एक परमाणु है। इसका नेगेटिव पार्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट पॉजिटिव प्लेट की ओर हो गया और जो नाभिक है वो नेगेटिव प्लेट की ओर हो गए। तो बच्चों इसमें आप ये देख सकते हो कि जो इसका हर जो प्रत्येक अणु है, इस प्रत्येक अणु का एक सिरा नेगेटिव हो गया और एक सिरा पॉजिटिव हो गया। ठीक है। अब जो प्रत्येक अणु है वो हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो गया। तो हम ये देख सकते हैं कि पट्टी के भीतर, अब जो ये जो पट्टी है इसके भीतर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। इस पट्टी के भीतर ये पूरा जो नेट चार्ज है ये तो हमारा जीरो हो गया, लेकिन इस पट्टी के एक तरफ तो पूरा माइनस आवेश आ गया और पट्टी के दूसरी तरफ प्लस आवेश आ गया, है ना। यानी कि इस पट्टी का एक सिरा कैसा हो गया? जो हमने परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है उसका एक सिरा नेगेटिव हो गया और एक सिरा पॉजिटिव हो गया। तो इसे हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कि जो हमारा जो परावैद्युत है वो कैसे हो? इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो गया, है ना। तो इस इलेक्ट्रिकली पोलराइजेशन से क्या होता है? जो हमारा ये जो संधारित्र था, इसकी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज था, एक तरफ नेगेटिव चार्ज था। इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ई। इसकी दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। और जो हमने ये जो रखी है ये हमारी क्या है? परावैद्युत पदार्थ की पट्टी, है ना। परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है जो, तो इस पट्टी का ये सिरा नेगेटिव है और ये सिरा पॉजिटिव है, तो इसके कारण भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा क्या होगी? प्लस से माइनस की ओर, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये ई डैश में ये देख सकती है क्या है? इस पट्टी के सिरों के पोलराइजेशन के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अब आप ये देख सकते हो कि दोनों की दिशा कैसी है? अपोजिट है। तो अपोजिट होने से जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो हमारा क्या होता है? घट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पट्टी रख देते हैं तो उसकी प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो घट जाता है। जब विद्युत क्षेत्र घट जाएगा तो क्या होगा? E इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन डी। विद्युत क्षेत्र घटने से हमारा विभवांतर भी कम हो जाता है। जब विभवांतर कम होगा तो C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। V का मान कम होने से धारिता उसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार ये पट्टी क्या करती है? जो संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र है उसके मान को कम कर देती है, जिससे प्लेटों के बीच में विभवांतर कम हो जाता है और विभवांतर कम होने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? इस जो परावैद्युत पट्टी इसका मुख्य कार्य प्लेटों के बीच में उपस्थित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये क्या होती है? ध्रुवित होकर
विद्युत क्षेत्र के मान को कम कर देती है। ये जो पट्टी होती है, जब हम इस पट्टी को संधारित्र के बीच में रखते हैं तो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो जाती है। ठीक है, तो इस पोलराइजेशन से क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा y विद्युत क्षेत्र की दिशा में की विपरीत होती है, जिससे विद्युत क्षेत्र का मान संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है और उस विद्युत क्षेत्र का मान घटने से विभवांतर कम हो जाता है। विभवांतर कम होने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। इसका मतलब संधारित्र हमारा और आवेश को ग्रहण कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो जो परावैद्युत का ध्रुवण है ना, ये ध्रुवण क्या होता है, यही चीज है। ध्रुवण का मतलब जो तुम्हारे परावैद्युत पदार्थ के में जो अणु और जो अणु परमाणु से मिलकर बनता है, तो इसमें जो मैंने जैसे तुम लोग को बताया कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन थे वो उस नाभिक से बहुत दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए थे। तो वाय अगर आप जब कोई वाय विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। ये हमारे एक हम परावैद्युत पट्टी के अणु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उसके नाभिक और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, कब, वाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। लेकिन जैसे ही आप इस पट्टी को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो क्या होता है कि जो नाभिक होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं। तो अणु का जो परावैद्युत पट्टी है उसके अणु का एक सिरा नेगेटिवली चार्ज होता है और एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ना। जो नाभिक होते हैं, जो हमारे अणुओं के नाभिक होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। तो एक इस अणु का एक सिरा नेगेटिवली चार्ज हो गया और एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो अणु है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो गया। जो परावैद्युत है हमारा वो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, इसे बोला जाता है परावैद्युत का ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जिसमें परावैद्युत के सारे अणुओं के जो नाभिक होते हैं वो विद्युत क्षेत्र दिशा में विस्थापित हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। तो जो नाभिक है वो एक तरफ हो गए, जो अणु है उसका एक सिरा नेगेटिवली चार्ज हो गया, प्रत्येक अणु का एक सिरा नेगेटिवली चार्ज हो गया और एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा आता है कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। देखो बच्चों, हमने जो यहाँ पर विभव लगाया, जब हम इस विभव का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि जो यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल कार्य कर रहा है, धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक से दूर होते जाती हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से विस्थापित होते जाते हैं और एक कंडीशन ऐसी आती है, जब आप विभव का मान बढ़ाते जाते हो तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाते हैं और परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो कंडक्टिंग मोड में आ जाता है। मतलब उसमें धारा का प्रवाह करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस परावैद्युत पदार्थ में अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं परावैद्युत भंजन, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है कि जब हम किसी परावैद्युत पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान, विभव का मान कैसे बढ़ेगा, जब आप विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाओगे, है ना। तो किसी परावैद्युत पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसे परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत भंजन की स्थिति आए बिना सहन कर सकता है। मतलब जब हम ई का मान बढ़ाएं तो वी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी है कि जरा सा वी का मान बढ़ाने पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाएंगी। तो जिस वैल्यू तक परावैद्युत क्षेत्र की वह वैल्यू जहाँ तक जो परावैद्युत पट्टी है वो भंजन की स्थिति को सहन कर सकती है, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान है जिस पर परावैद्युत पदार्थ भंजन की स्थिति आए बिना उसको सहन कर सकता है। और जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे भंजन की स्थिति आ जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन होगा परावैद्युत पदार्थ का वो नाभिक से हमारा अलग हो जाएगा। ठीक, अब भंजक विभवांतर क्या होता है बच्चों, जैसे कि विभवांतर है, ये सामर्थ्य है, तुमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली, अब ये विभवांतर है तो मतलब विभवांतर लेंगे। संधारित्र के प्लेटों के बीच में वह विभवांतर जिस पर
प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में विद्युत भंजन ठीक प्रारंभ ही होने वाला होता है, ठीक प्रारंभ होने की स्थिति में आ जाता है, उसे हम कहते हैं भंजक विभवांतर। ठीक है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे बोलेंगे परावैद्युत सामर्थ्य, और जो मैक्सिमम वैल्यू विभवांतर की होती है, जिस पर जब हम परावैद्युत पदार्थ की संधारित्र में रखते हैं तो ठीक विद्युत भंजन क्या होता है, शुरू होने ही वाला होता है, उस विभवांतर की मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं भंजक विभवांतर। मतलब उसके बाद अब जरा सा ही वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा, भंजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में विद्युत भंजन की स्थिति ठीक प्रारंभ ही होने वाली होती है, उसे हम भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अंतर समझ में आया? सामर्थ्य में विभवांतर में क्या अंतर है? सामर्थ्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर रहे हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर कोई परावर्तित पदार्थ को जब संधारित्र में रखा जाए तो वो भंजन की स्थिति आए बिना उसको सहन कर सके। मतलब उस मैक्सिमम वैल्यू के बाद आप जरा सा भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो भंजन की स्थिति शुरू हो जाएगी, उससे हम बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। और वो जो विभवांतर होगा उस समय वो क्या कहलाएगा, भंजक विभवांतर। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच में जो हमने परावैद्युत पदार्थ रखा है तो उसका एक सिरे पर तो नेगेटिव चार्ज है और एक सिरे पर पॉजिटिव है, तो ये आवेश की मात्रा कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया कि जो जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसके एक तरफ प्लस क्यू आवेश है, एक तरफ माइनस क्यू आवेश है, और जो हमने परावैद्युत पट्टी रखी है उसके एक सिरे पर जो प्रेरित आवेश है वो माइनस क्यू डैश है और दूसरी तरफ प्लस क्यू डैश है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी पट्टी के भीतर, तो ये होगी ई डैश, और जो पट्टी के बाहर होगी वो क्या होगी, ई जीरो होगी, है ना। आप ये देख सकते हो कि ई जीरो और ई डैश दोनों ही कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट विद्युत क्षेत्र हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई जीरो माइनस ई डैश। अब ई जीरो का मान हम कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने पढ़ा था ये इससे पहले वाले लेसन में भी कि अगर मान लो दो पट्टियाँ हैं जिन पर अगर अपोजिट चार्ज और उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, फॉर्मूला हमारा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्यू अपॉन ए के बराबर होता है, यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ये तो हमारी ई जीरो की वैल्यू होगी। ई जीरो क्या है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण प्लेटों के बीच में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, और जो हमने परावैद्युत पट्टी रखी है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा डैश हमारा क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेट विद्युत क्षेत्र हमारा क्या हुआ, ई जीरो माइनस ई डैश, ई जीरो की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, क्यू माइनस क्यू डैश। ठीक, अच्छा अगर हम क्या करें कि हमने जो पट्टी रखी है सपोज ये के परावैद्युतांक वाली है, जो बीच में पट्टी रखी गई है, अगर इसका परावैद्युतांक के हो तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस समय क्या होती है, जब एक परावैद्युतांक को बीच में रख देते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा बराबर क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, ये होना चाहिए। लेकिन हमने जो पट्टी रख के निकाला वो हमारा ये निकला, दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, तो हम दोनों को बराबर वैल्यूज रखेंगे तो q माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कट गया, हमारे पास क्या आ गया, q माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू q अपॉन के। तो यहाँ से q डैश q को उधर ले आओ, q अपॉन के को उधर ले आओ, q डैश को यहाँ ले आओ, तो q माइनस क्यू अपॉन के, q को कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये हमारी किसकी मात्रा है, जो परावैद्युत पट्टी हमने रखी है उसके एक सिरे पर प्रेरित आवेश। ठीक, माइनस क्यू रखोगे, एक तरफ तो पॉजिटिव हो गया, माइनस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, और एक तरफ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, जो के का मान होता है बच्चों को तुम लोग को पता है हमेशा एक से ज़्यादा होता है ना, तो 1 अपॉन के का मान क्या होगा, एक से कम हो जाएगा। जब 1 अपॉन के का मान एक से कम हो जाएगा तो क्यू डैश का मान भी क्या होगा, क्यू से कम होगा। मतलब पट्टी पर जो आवेश प्रेरित होता है उसका मान जो समांतर जो हमारा संधारित्र पर की प्लेटों पर आवेश से कम होता है, जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों पर जो आवेश होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो
परावैद्युत पट्टी आपने बीच में रखी है उसके सिरों पर ये जो आवेश उत्पन्न होता है इसका मान इससे हमेशा कम होता है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम इस फॉर्मूले में हमारा जो अप्रेरित आवेश निकला Q1 - 1 अपॉन के, इस फॉर्मूले में हम के की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें, मतलब बीच में क्या है, वायु या निर्वात। तो जब 1 - 1 अपॉन इनफाइनाइट यहाँ पर रखोगे ये वैल्यू हमारी पूरी जीरो हो जाएगी, तो क्यू डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्यू के। इसका मतलब अगर आपने समान जो प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच में कोई भी परावैद्युत नहीं रखा है तो आवेश की मात्रा हमारी क्या रहेगी, वही रहेगी। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बच्चों, ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें हमने दो प्लेटें ली हैं एक्स और वाई। हमने इस प्लेट को क्या किया, एक बॉडी के द्वारा इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। या आप लोग को पहले इससे पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ, जब इसके पास एक अनावेशित चालक लेके आते हैं तो इसकी एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस प्लेट के दूसरी तरफ क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और जब आप इस प्लेट को क्या करते हो, पृथ्वी से कनेक्ट करते हो, ये हमारी क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं, तो इस प्लेट पर खाली क्या रह जाता है, नेगेटिव चार्ज रह जाता है। तो हमारा एक क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, जिसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हो गया। हमने मान लिया कि इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी है। ठीक, तो इन प्लेटों के बीच में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, एक समान होगी। और इसे हम किसके द्वारा दिखा रहे हैं, इन विद्युत बल रेखाओं के द्वारा शो कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन प्लेटों के बीच में कैसी है, एक जैसी है। तो इसका मान कितना होगा, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ था फॉर्मूला बच्चों, E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, जहाँ के क्या है, परावैद्युतांक। ठीक, सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व है, और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। अब जो प्लेटों के बीच में विभवांतर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। E की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, यहाँ से यहाँ रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। धारिता क्या होती है, Q अपॉन V, इस V की वैल्यू को यहाँ पर रखो, ये क्या होगी, हमारी ऊपर चली जाएगी, तो हो जाएगा Q इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q इंटू डी। Q से Q कट गया, तो फॉर्मूला धारिता का क्या आ गया, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ C क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, K क्या है, परावैद्युतांक है, A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक, अगर आपने सपोज जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र इसके बीच में कोई भी परावैद्युत नहीं रखा, वायु या निर्वात है, तो इसके लिए के का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो C की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, C0। C0 क्या शो कर रहा है, वायु संधारित्र की धारिता। अब जो संधारित्र है वो हमारा क्या हो गया, वायु संधारित्र, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 1 रख देंगे तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब 2 का इस 1 में डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, C अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हमारा उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, D से D कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, C अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू खाली K। तो आप यहाँ से परावैद्युतांक की बच्चों परिभाषा दे सकते हो, आपने परावैद्युतांक की परिभाषा इससे पहले भी पढ़ी थी, ये हमारी धारिता के टर्म्स में हो गई। ठीक है, तो यहाँ से परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होगी कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता और उसी आकार के वायु संधारित्र, C0 क्या है, वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। C क्या है, उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता और वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, यहाँ से बच्चों आप देख सकते हो कि C इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, के सी नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत पट्टी रख देते हैं तो उसकी धारिता क्या होगी, उसकी धारिता हमारी K गुना बढ़ जाएगी। यानी कि संधारित्र क्या करता है, संधारित्र परावैद्युत पदार्थ क्या करता है, उसका काम क्या है, संधारित्र की धारिता को बढ़ाना।